Hello everyone and welcome to Kar Lo Baat. As you know, Kar Lo Baat is our quest to ease the difficult topics of law for you. अभी लास्ट ही वीडियो में हमने बात करी थी केशवानंद भारती के जजमेंट की। तो वो वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स ने बहुत पसंद की है ना, और उस पर मेरे को रिव्यू मिला कि सर आप ऐसे और भी लैंडमार्क जजमेंट्स की वीडियो बनाइए और जरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ी सी एक डिटेल्ड कवरेज कीजिए। मैंने कहा भाई ठीक है, एज यू नो कर लो बात तो आप ही का पोर्टल है, तो आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक जजमेंट लेकर के आया हूं, दैट इज द मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इस केस की, मिनर्वा मिल्स के जजमेंट की। 1980 का जो है ये केस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पर मिनर्वा मिल्स केस क्यों आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं तुम ये चीज समझना कि मिनर्वा मिल्स केस जो है ना, ये अपने आप में अपन देखें तो केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट हो, अगर कोई दूसरा सबसे ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में होना, तो ये मिनर्वा मिल्स केस हम उसको बोलेंगे। अब देखो सबसे पहले एक बार फैक्ट्स देखते हैं मिनर्वा मिल्स के कि ये केस एक्चुअली बना कैसे है ना, है क्या ये। देखो मिनर्वा मिल्स क्या है। मिनर्वा मिल्स एक मिल थी जो कि बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड थी। ठीक है, अब क्या होता है कि इस जो मिनर्वा मिल्स है, गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको नेशनलाइज करना। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई, हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि नेशनलाइजेशन होता क्या है। देखो नेशनलाइजेशन का मतलब है सरकार इस मिल को सरकारी बनाना चाहती है। मिल किसी प्राइवेट व्यक्ति की है, सरकार इसका अधिग्रहण करेगी, इसको एक्वायर करेगी और इसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देगी। ठीक है, गवर्नमेंट ये चाह रही है। ठीक है, तो ये नोटिस जो है ये मिनर्वा मिल्स के मालिकों को मिलता है कि गवर्नमेंट चाह रही है इस मिल को नेशनलाइज कर देना। तो देखो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार से एक्विजिशन से बचाने के लिए किया गया केस था मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, अब देखो इस केस को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को। ठीक है, ये जो 1976 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये आता है इमरजेंसी के टाइम पीरियड में, यानी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में। इसको अगर है ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आने के बाद 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बदल दिया था। ठीक है, केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और बहुत सारी रूलिंग जो केशवानंद भारती के जजमेंट में आई थी उसको ये बदलता है। ठीक है, इन द सेंस देखो वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यहां पर क्या है ये, यहां पर ये तो खुद पार्लियामेंट का एक एक्ट है। तो कहीं यहां पर तुम ये देखो जुडिशरी पार्लियामेंट, जुडिशरी पार्लियामेंट, जुडिशरी कुछ कह रहा है, पार्लियामेंट उसको अमेंड कर, पार्लियामेंट वहां पर एक्ट में अमेंडमेंट कर रही है, जुडिशरी जो कह रहा है उसके खिलाफ ही पार्लियामेंट चली जा रही है। तो यहां पर यानी एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। देखिए अब यहां पर मैं बहुत संक्षेप में तुम्हें समझाता हूं हो क्या रहा है। सी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, इंदिरा गांधी की सरकार ये चाह रही थी कि वो पूरे देश पर अपनी इच्छा के अनुसार राज करे। ठीक है, तो अगर आप एक चीज सोचो कि अगर मान लो हमें किसी जैसे इंडिया के ऊपर उन्हें राज करना है तो वो कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले अगर आपको राज करना है तो कुछ पावर्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए, है ना। अब उन पावर्स में से क्या होगा, जैसे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले राइट टू चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो आर्टिकल्स आ रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है मेरी केशवानंद भारती के जजमेंट की वीडियो देखना, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने बहुत ढंग से समझाया हुआ है। वैसे यहां भी बता देता हूं, प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उससे फॉलो होने वाले जितने आर्टिकल्स है सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड करने की पावर अगर सरकार के पास हो, क्योंकि आपको पता है कि केशवानंद भारती में क्या कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन यहां पार्लियामेंट क्या चाह रही है, यहां पार्लियामेंट चाह रही है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने पावर ले ली थी कि वो किसी को भी अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग बेसिक स्ट्रक्चर को भी। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड कर सकती है, ठीक है, तो वो पावर यहां, वो पावर कैसे आई, देखो एक आर्टिकल है 368 क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर देता है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 क्लॉज इनेक्ट किए जाते हैं, सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5। अब ये सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 क्या है, ठीक है,
देखो सब क्लॉज 4 क्या बोलता है, सब क्लॉज 4 बोलता है कि कोई भी, मतलब सब क्लॉज 4 एंड 5 अब तो देखो जो है ये दोनों ही क्लॉजेस जो है, ठीक है, निगेट कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी दोनों का सार क्या है, देखो दोनों का सार ये है कि पहली बात तो ये कि जो है राइट टू चेंज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपन कहेंगे प्रोविजन, सरकार के पास पहला राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को चेंज कर देगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, यानी कि जुडिशरी सरकार के द्वारा किए गए किसी भी अमेंडमेंट को रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक है, उस पर वो कुछ भी नहीं कह सकती। अब एक चीज समझो, इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट चाहे जो हो जाएगा, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो चाहती है पार्लियामेंट वो कर देगी और पार्लियामेंट जो चाहती है वो हो जाएगा। अगर वो अर्थ का अनर्थ हो रहा है तो जुडिशरी उसमें कुछ कह ही नहीं सकती। तो बेसिकली यहां पर जुडिशरी बेसिकली कर क्या रही है, यहां पर तो जुडिशरी सरकार की नौकरी कर रही है ना, और जो एक डेमोक्रेटिक वे में पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जुडिशरी जो है वो और गवर्नमेंट जो है, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, डेमोक्रेसी के जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे की गुलामी ये नहीं कर सकते, ठीक है, तभी तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश रह पाएगी। तो यहां पर कोशिश क्या की गई थी, इस तरीके से कहीं ना कहीं जुडिशरी को अपने नीचे रखने की कुछ कोशिश सरकार की गई। अब तीसरी चीज क्या है, सरकार की जहां इच्छा हो किसी भी प्रॉपर्टी को वो एक्वायर कर ले। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक आर्टिकल लाती है 31 का सब क्लॉज सी। आर्टिकल नंबर 31 जो है ना, ये तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे ही आ गया था, लेकिन वो तब ए और बी था, यहां पर उसमें एक सब क्लॉज सी को भी शामिल किया गया। अब सब क्लॉज जो सी है, ठीक है, उसमें क्या बात हुई थी कि सरकार चाहे तो वो किसी भी जो है पार्ट को, किसी भी प्रॉपर्टी को जो है अपन कह सकते हैं उसका अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है, उसको एक्वायर कर सकती है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ये किसका वॉयलेशन होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ का वॉयलेशन होगा, जो बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की। अब एक बात बताओ, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट 31 सब क्लॉज सी के अंदर जनहित में फॉर दी पब्लिक वेलफेयर मेरी प्रॉपर्टी को मुझसे एक्वायर कर लेगी, है ना। अब प्रॉपर्टी तो मेरी प्राइवेट है और गवर्नमेंट उसको एक्वायर करने की बात जो है वो सोच रही है, ठीक है। अब लेकिन पब्लिक वेलफेयर में सोच रही है, तो देखो सरकार, अगर अपन आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो गवर्नमेंट ने उसमें वेलफेयर प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से हैं, तो हमें पता चलेगा डीपीएसपी है, राइट। सुप्रीम क्या है, अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम तो वही है। पर यहां 31 सब क्लॉज सी क्या कर रहा है, यहां पर 31 सब क्लॉज सी 19 सब क्लॉज एफ यानी फंडामेंटल राइट्स, और उसमें भी जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको वॉयलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, डीपीएसपी को सुप्रीम बना रहा है ओवर फंडामेंटल राइट्स, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता। तो देखो ये एक बहुत बड़ा लीगल इशू यहां पर है, राइट। अब देखो, अब यहां पर हम बात करेंगे तो अब यहां मैटर क्या बन रहा है, सोचो, मिनर्वा मिल्स की जमीन को कौन छीन रहा था, एक्वायर कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, बस। तो उस जमीन को बचाने के लिए मिनर्वा मिल्स जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और कौन लेके जाएगा, एडवोकेट नानी पालकी वाला उनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे कि नानी पालकी वाला जो है वो मिनर्वा मिल्स केस के मेन एडवोकेट थे। अब देखिए जो नानी पालकी वाला है ना, ये इंडिया के बहुत ही फेमस एडवोकेट और वर्ल्ड वाइड रिनोन है, और उस टाइम पर तो बहुत ही अपन कह सकते हैं कि काफी नामचीन वकील इंडिया के ये थे। अब नानी पालकी वाला जो है, अच्छा, नानी पालकी वाला के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गोलकनाथ केस था, आईसी गोलकनाथ, उसमें जस्टिस थे ये, जज थे ये, है ना। और आईसी गोलकनाथ पे संदीप पांडे सर की वीडियो देख लेना आप, बहुत अच्छा केस है, उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन कह रहे थे कि नानी पालकी वाला जी जो थे वो इसके वकील थे, तो नानी पालकी वाला ने जो मेन पॉइंट्स कोर्ट से 4 पॉइंट पूछे, ठीक है, 4 पॉइंट्स पे जनरल बात की। तो पहला पॉइंट उनकी पिटीशन का क्या था इस केस का, देखो पहला पॉइंट उनका ये था कि आफ्टर केशवानंद भारती जजमेंट, जो केशवानंद भारती का जजमेंट आया था उसके अंदर ये बोला था कि जो है प्रियम्बल इज दी पार्ट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है, ये एक बेसिक बात उन्होंने कही। लेकिन अब यहां क्या हो रहा है कि जो आर्टिकल 368 पावर टू अमेंड में सब क्लॉज 4 एंड 5 आया है कि गवर्नमेंट चाहे तो बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड कर सकती है, और दूसरा पॉइंट क्या, उसका कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। तो पॉइंट ये था कि क्या ये चीज फिर इन ट्यून टू केशवानंद भारती के जजमेंट को देखा जाए तो क्या ये चीज वैलिड है, पहला पॉइंट तो उन्होंने ये पूछा।
दूसरा पॉइंट ये हाईलाइट करा कि पार्लियामेंट इटसेल्फ इज द क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इस पॉइंट को समझने की बहुत जरूरत है। हाउ पार्लियामेंट इज क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया है जो बाद में पार्लियामेंट को बनाता है, और यहां पर क्या हो रहा है, पार्लियामेंट इज लेट्स से ट्राइंग टू बिकम इट्स मास्टर। पार्लियामेंट क्या चाह रही है? कॉन्स्टिट्यूशन का खुद मास्टर बनना चाह रही है, जो कि एक सही चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दैट वी हैव। तीसरा पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करता है, ये पावर ऑफ अमेंडमेंट को लिमिटेड करता है। ठीक है, एक लिमिटेड परव्यू में ही आप पावर, आपके पास अमेंडमेंट की पावर है जिसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, और अपने आप में ये एक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और अपने आप में खुद भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उनको इस केस में पूछना यह था कि क्या फिर ये चीज सही है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के भी फीचर को चेंज कर दो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, और लास्ट जो है उस पे उन्होंने ये बात करी थी कि ये जो पावर है कि भाई जैसे आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 और 5 के अंदर कोर्ट के पास कोई जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। तो इसमें पॉइंट ये है कि अगर कोर्ट के पास कोई जुडिशियल रिव्यू की पावर ही नहीं होगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो यहां पर बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, क्या फिर ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये नहीं बिगड़ेगा? और ये बैलेंस ऑफ पावर बनाना ही तो बेसिक स्ट्रक्चर है। द पॉइंट वाज दैट। ठीक है, तो देखिए, तो ये मुख्य 4 पॉइंट्स उन्होंने कोर्ट के आगे रखे थे। अब अपन देखते हैं कि इस केस में जजमेंट क्या दिया जाता है। तो फिर इस केस में जजमेंट क्या आता है? देखिए, इस केस का जजमेंट ये आता है सबसे पहले, ठीक है, जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, सबसे पहले दे डिक्लेयर्ड द प्रोविजन नंबर 4 और 5 ऑफ आर्टिकल 368 एज नल एंड वॉइड। ठीक है, वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? क्योंकि एक चीज समझिए, जब जुडिशियल रिव्यू ही पॉसिबल नहीं होगा तो फिर कैसे गवर्नमेंट के एक्शन को चेक एंड बैलेंस में रेगुलेट करके रखा जा सकता होगा, राइट? तो है ना, और इससे क्या हो रहा है, अगर अपन देखें कि ये जो किया है, इससे 2 फीचर स्टैब्लिश होते हैं। पहला क्या, एक तो जुडिशियल रिव्यू वापस से स्टैब्लिश हो गया, और दूसरा क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बन गया है ना, जो बैलेंस बिगड़ गया था। बेसिकली डीपीएसपी सुप्रीम हो गए थे फंडामेंटल राइट से, जबकि हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट ही सुप्रीम है। इस जजमेंट के कारण वो एक बैलेंस इस्टेब्लिश वापस से हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, आर्टिकल 31 सब क्लॉज सी जो है उसको निगेट किया जाता है। ठीक है, और जजेस उसमें भी बोलते हैं कि भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें जो अमेंडमेंट पावर होती है वो अपने आप में, जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है वो अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मैंने अभी पहले भी कहा था, है ना। तो जजेस कहते हैं कि वो ऐसा होना है, अपने आप ही होता है। तो अपन ने क्या देखा कि 31 सब क्लॉज सी जो है, एक तो वो निगेट हो गया, और 368 सब क्लॉज 4 और 5 जो है वो निगेट हो जाता है, राइट। सो नाउ आई थिंक ईच एंड एवरी डाउट हैज बीन क्लैरिफाइड रिगार्डिंग दिस केस. Thank you so much. See you in another such video. Thank you.